हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। राधा रानी की कृपा से सभी बच्चे अच्छे स्वस्थ होंगे और सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग हिंदी का पीवाई क्विज डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हिंदी का पीवाई क्विज किया हुआ था, लेकिन एक और आज हम लोग करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, अभी हाल ही में वो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, वे जान लें कि सीटेट की परीक्षा में हम आपको सीडीपी का कंटेंट और पीवाईक्यूज करा रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज मैं आपको हिंदी का कराऊंगा, सीडीपी कराऊंगा, मैथ्स का भी कराऊंगा, है ना। और सीधे ओरिजिनल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, इधर उधर की कोई बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से मेरा अपना कोई क्वेश्चन ऐड नहीं है। अब जो बच्चे पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वे सब कर रहे हैं और लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखेंगे, क्योंकि बच्चा अगर आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और करते हैं हिंदी की क्लास को। लेकिन आप अपने सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ठीक है, जो नए विद्यार्थी आज अपने इस चैनल से जुड़ रहे हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगली नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचे इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या चीज़ होती है ना। क्या है पीवाईक्यूज का महत्व। लेकिन क्या आपको भी चाहिए 30 में से 30 नंबर? अगर चाहिए तो पूरी क्लास देखेंगे। अच्छा, पूरी क्लास क्यों देखिए भाई? देखिए इसलिए देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना एक भाव होता है और उस भाव को प्रेजेंट करने के दौरान अगर आप नहीं होंगे तो वैसा कोई क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो फिर उसका आपका उत्तर गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए मेरे लेक्चर को लेकर के ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल मत रुकिए, आप अपने बेनिफिट के लिए रुकिए। आप चाहते हैं कि आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर हो तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और बच्चा पेशेंस लेके बैठिए मेरी क्लास में। मज़े लेने हैं और ऐसा सीखना है कि फिर आपसे किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो, तो फिर आपको लेक्चर को अंत तक देखना ही होगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको ये हिंदी भाषा का सेकंड पेपर आपको करा रहा हूँ, लैंग्वेज सेकंड, जहाँ पर हिंदी है। आप जानते हो कि 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी फर्स्ट आता है, हिंदी सेकंड आता है। हिंदी फर्स्ट जो लोग चूज़ करते हैं वो हिंदी फर्स्ट करते हैं, जो सेकंड यूज़ करते हैं वो सेकंड करेंगे। लेकिन आप चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 देने जा रहे हो, आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये प्रैक्टिस के दौरान इन चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्या है ना, पेडागोजी और कॉम्प्रहेंशन बता के या पूछ के नहीं आएगा कि मैं पेपर 1 में लास्ट टर्न पे आया था, अभी पेपर 2 में नहीं आऊँगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, हम यहाँ पे सीखेंगे कि पैसेज को या कॉम्प्रहेंशन को सही तरीके से कैसे करें, क्या ढंग होता है। क्या है ना कि इसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे 15 नंबर का, 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेडागोजी के। टोटल हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 में से 30 नंबर आपको लाने हैं, इसलिए आपको कहीं भी कोई उत्तर गलत आपसे ना हो ये प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप कॉम्प्रहेंशन को करे जाने का ढंग सीख लें। देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पूछे गए प्रश्नों 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनाव करना है या बनाना है, बताना है। इससे पहले हर पैसेज को, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, कॉम्प्रहेंशन को करने से पहले उसका ढंग ये होता है कि उसके क्वेश्चन जो लिखे होते हैं उसे एक बार जरूर पढ़ लें। आइए, भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का क्या आशय है। सरसरी निगाह से पढ़ें सिर्फ क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता था। ठीक है, सांप सोचने लगा, बाज अभागा था क्योंकि, सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि, कीमती इसको देख लिया जाएगा। और निडरबाज उपयुक्त, इसको देख लेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड हैं, है ना। 128 में लिखा हुआ है, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि। आज देखिएगा जो पैसेज आपके सामने हैं बहुत ही
मोटिवेट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन सब चीज़ों की बड़ी नीड होती है। तो जानते हैं कि लेखक का क्या उद्देश्य है और शुरू करते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को। कह रहे हैं कि घायल बाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल खोखल समझते हो, पेड़ की गुफा होती है, पेड़ में एक स्पेस ऐसा बना होता है जो होल टाइप का होता है जिसको खोखल कहा जा रहा है, जिसमें सांप बैठा है। और आप सब जानते हो कि जैसे कोयल और कौवा घोंसला बनाती है पेड़ में, पेड़ के अंदर ना, उसको फिर सांप क्या करता है, उनको भगा देता है और वो जाके छिप जाता है उसमें, उसको क्योंकि वो खुद से घर बना नहीं पाता है। ठीक है, तो बने अपने खोखल से निकल कर अपने को आसमान में छोड़ दिया, मतलब वो भी बाहर निकल पड़ा और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सांप क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चा, जितना अच्छे से पैसेज पढ़ोगे उतना सारे उत्तर सही हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो, भर पाया मैं तो मतलब समझ लो ना, जैसे कभी कभी तुम ना कहे तो यार मेरा ना मन अब भर चुका है। ठीक है, पढ़ाई से, गर्लफ्रेंड से, मतलब कहीं भी किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा लद चुके हो, छक चुके हो, मन भर गया हो, तो क्या कहते हो, मैं तो यार अभी ना मेरा मन भर चुका है। तो वो सांप क्या कह रहा है कि भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ न रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी वे पक्षी किस बूते पर अपनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए अब बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है यार। कौन कह रहा है ये? सांप कह रहा है। किससे? बाज से। दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की समझदारी है, कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज भागा था, उसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया, चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। कितना सुंदर मनोहर दृश्य होगा। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडरबाज। क्या गा रहे थे? ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। समझ रहे हो? सांप तो सदमे में आ गया होगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करना। पहला प्रश्न आपके सामने है, और एक बात और कहूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आप सीटेट देने जा रहे हैं, उसका प्रीवियस तो ये है ही, लेकिन अगर आप आगामी कोई भी परीक्षा टीचिंग में देने जा रहे हैं तो हिंदी का जो पैसेज का सेक्शन होता है ना, कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन होता है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ये वाला पैसेज अगर सीटेट में आया है तो मैं यूपी टेट या केवीएस या DSSS भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम दूंगा, उसमें ये नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है, बट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अगर ये केवीएस या DSSS में आता है तो इतना बड़ा नहीं आता, उसमें से 2-3 क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, खैर, कह रहे हैं कि भर पाया मैं तो। सांप के इस कथन का आशय क्या है बताइए भैया? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मन क्या हो गया है, भर गया है, अब नहीं लड़ूंगा।
बेटा मैं 4 के चारों ऑप्शन भी डिस्कस करूंगा जहां पर मुझे लगेगा, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको आसानी से उत्तर समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी नहीं आता है, कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। 122 में आइएगा, भरोसा कीजिएगा। आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। सांप किसे असत्य मानता है, ये बात ध्यान रखिए। सांप जो है वहाँ ढेर सारी रोशनी, ये बात सांप ने कही थी कि आसमान में तो ढेर सारी रोशनी है, कोई आधार नहीं है, मतलब जहाँ पे शरीर को सुरक्षा मिल सके, खड़ा हुआ जा सके, बैठा जा सके, कोई बेस नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। तो ये बात मतलब आसमान के संबंध में कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात सांप ने करी ही नहीं थी जो पक्षी किया करते थे। और हमको ढूंढना क्या है, जो असत्य मानता है, मतलब वहाँ सुख ही सुख है। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि सांप ने ऐसी कोई बात नहीं करी। चलिए भैया 123 में आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सांप सोचने लगा, बाज भागा था, ठीक है, क्यों? आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, ऐसा सांप सोच रहा है, ठीक है। ये लाइन पैसेज में हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि क्या था भाई, आश्चर्य का ठिकाना तब उसे नहीं रहा था जब उसके लोग घाटी में उसकी वीरता के गीत जो गा रहे थे, है ना। तो भैया क्या होगा, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। समझ तो आया होगा। 124 में थर्ड ऑप्शन बन जाएगा आपका ये वाला उत्तर। कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं, मैं आपको पहले समझा दूं। कीमती यहाँ पे विशेषण है, रक्त आपकी संज्ञा है, और संज्ञा ही विशेष्य होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर किसी शब्द की जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कहूँ कि दुबला लड़का, ओके, तो दुबला लड़का, तो लड़के की विशेषता यह है कि वो कैसा है, दुबला है, तो दुबला शब्द बन जाता है यहाँ पे विशेषण। लेकिन कौन दुबला है, लड़का, इसलिए कौन बन गया, विशेष, मतलब लड़का क्या बन गया, विशेष। तो कीमती रक्त, रक्त कैसा है, कीमती, इसलिए पहले विशेषण बाद में विशेष। ये विशेषण ये विशेष, मतलब 125 का सेकंड ऑप्शन, ठीक। अब 126 को देखेंगे, जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रश्न ऐसे पढ़ो, पैसेज ऐसे पढ़ो कि बच्चा झांकना ही ना पड़े वापस जा करके कि यार इसको ढूंढो कहाँ है। आपसे गलती कहाँ होती है, कॉम्प्रिहेंशन करने के दौरान जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आती है कि आप इधर से क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर ऊपर जाके ढूंढ रहे होते हो कि यार ये पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है। ऐसे कैसे पढ़ते हो, रीडिंग में इतना अच्छा फोकस नहीं क्या आपका, और वो फोकस कैसे आएगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, टीचर्स वर्ड के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ठीक है। चलिए भैया आते हैं, ओ निडरबाज। अच्छा, ये जो साइन लगा हुआ है ये वाला, ये किसका है, विस्मयादिबोधक का। ओ शब्द क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी के संबोधन को। कौन सा कारक मिलेगा, संबोधन कारक। क्लियर। 127 में आएंगे, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। तो क्या उपयुक्त नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है। तो 127 में उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ता उपसर्ग। अगर आप कहो कि ता इसमें उपसर्ग है तो जी बिल्कुल भी नहीं है। संज्ञा, भाववाचक, एक वचन, ये तीनों स्वतंत्रता में पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, ता उपसर्ग नहीं मिलता, ठीक है। 128 मतलब इसमें ता उपसर्ग मिलता ही नहीं है। कहने का मतलब ये, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार स्वतंत्र और ता उपसर्ग बना लेंगे, जी नहीं बनेगा। घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी, क्योंकि क्या था, उड़ान उसकी विवशता थी। कहीं पैसेज में ऐसी बात लिखी थी कि बाज बहुत मजबूर और असहाय महसूस कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं करी। मतलब दो ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो चुके हैं। उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था, जी प्रमाण देने के मूड में तो था ही नहीं। तो 128 में सही उत्तर बन जाएगा आपका थर्ड, ओके। आप समझ गए होंगे कि जो हमें 121 से 128 तक पैसेज के जवाब देने थे वो हमने दे लिए।
अब 129 से 135 के बीच एक पैसेज और आ गया। देखिए यहाँ पर दोनों ही गद्य आ गए हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि एक गद्य और एक पद्य दिया जाता है ना। लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, दोनों गद्य हो सकते हैं, दोनों पद्य हो सकते हैं। ये आपका ओरिजिनल पेपर है, मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं कि आप कह दो कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ओरिजिनल पेपर बेटा बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चंस पर निगाह तो डाल ही लीजिए। क्वेश्चन क्या है, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? अच्छा भाई। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन क्या है? अच्छा भाई। लेखक के अनुसार यह असंभव है। ओके। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता को होते हुए भी भीतरी भाव से। ओके। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना क्या संभव है? ठीक है। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते। ओके। चलो भाई पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, पैसेज को एक निगाह से देखने से एक बात तो पता चल रही है कि रियल लाइफ की पहचान करा देगा पैसेज। अगर आप जानना चाहते हो कि जीवन वास्तविक रूप में कैसा होता है तो हमारे साथ जुड़िए, पैसेज को पढ़िए। लेखक कुछ कहना चाहता है आपसे। क्या कह रहा है और वो किसके संबंध में बताने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ज़िंदगी जो होती है ना, ज़िंदगी को लेकर के बहुत लोग परेशान होते हैं। कभी बहुत दुख हो जाता है, कभी बहुत सुख लोग होते हैं। जब व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है तो उसको लगता है यार मेरे जीवन में कभी अब वापस दुख नहीं आएगा। ये महज उसका कुछ समय के लिए भ्रम होता है। दुख तमाम तरीके का होता है। दुख का मतलब हमेशा आर्थिक कमजोरी नहीं होता। दुख संभव है कि आपके पास संपदा ज़्यादा बढ़ गई हो तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपको कभी दुख नहीं घेरेगा। दुख के अलग अपने ही तरीके हैं, है ना। दुख हर वो चीज़ है जब भाव आपको पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दे, मतलब दुख है। और इस भाव को किसी बाजार में तो खरीदा नहीं जा सकेगा। ठीक है। कई बार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति आपसे ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। तो दुख तो किसी भी स्थिति में हो सकता है। उसी के संबंध में बताने जा रहे हैं कि देखिए जिंदगी क्या है। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले जो लोग मानते हैं कि जिंदगी में अगर आज धूप है तो कल छांव भी होगी, अगर छांव है तो कल धूप भी होगी, दोनों ही स्थितियों के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोग फूलों में अगर कांटे नज़र आते हैं या कांटों के बीच अगर फूल खिला होता है तो इस पर कोई सरप्राइज नहीं होते। कहने का मतलब ये है, पढ़ते हैं। अच्छा, ये कांटों के बीच फूल खिलने का क्या अर्थ है? गरीब के घर गुणवान पैदा होना भैया, गुदड़ी का लाल, अब्दुल कलाम, कैसे समझोगे? जब आपके पास आर्थिक संसाधनों की कमी हो और आप अपने परिवार और घर में अपने टॉप कर रखा हो, आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हों कि आपकी जो संसाधन थे वो आपके उपलब्धि में कभी बाधा ही नहीं बने, तब होता है फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी में की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं कि बिना अड़चन चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित, दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत समझ तो पेशेंस, धीर व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आएंगी। बहुत प्यारी लाइन, बहुत बड़ी लाइन भैया। मृत व्यक्ति के जीवन में कभी चुनौती नहीं आती, कभी कठिनाई नहीं आती। अगर जिंदा हैं तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, चुनौतियाँ तो आएंगी, और यही कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आपके पुरुषार्थ को सिद्ध करती हैं। और जो लोग इन कठिनाइयों चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते वे एक्सपायर कर जाते हैं। वे इस समाज, उस दुनिया में सुखी जीवन कभी व्यतीत नहीं कर पाते। वे एक्चुअली अपने पुरुषार्थ का विकास कभी नहीं कर पाते। पढ़ते हैं, इतना प्यारा पैसेज यार कैसे दे सकते हैं सीटेट में, कितना प्यारा पैसेज है ना। और आप लोग हैं कि इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। कब समझोगे भैया, कब बड़े होगे? यार मज़ा आ रहा मुझे तो पढ़ने में, तुम्हारा तो पता नहीं। हम जीवित हैं तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आएंगी, किंतु स्मरण रहे
कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं होता, बल्कि हमें और मजबूत करने के माध्यम में। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त, मतलब हमारे शरीर में सुषुप्ता निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, दुष्कर परिस्थितियों से जुड़ने पर ही सक्रिय स्थिति में आती हैं। सुधीजन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, क्या कह रहे हैं, कि कठिनाई से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। कहाँ? कठिनाई में। अगर आप किसी समस्या से उबरना चाहते हो तो समस्या का समाधान उसी समस्या में छिपा होता है, हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से छीड़ हो जाएंगे, व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे। कितनी प्यारी बात लिखी है, महसूस कीजिएगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करेगा। मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है, शुरुआती है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है, उसके मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती हैं। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते। बहुत लंबा पैसेज है भाई, मजे आ जाएंगे। मतलब ये जानते हो, एक तो मैसेज तो है ये राइटर के थ्रू, दूसरा ये है कि 5 क्वेश्चन पूछ के मतलब कम टाइम में नहीं खर्च करवाया है, अच्छी चीज़ है। चलिए भैया शुरू करते हैं इस चीज़ को और देखते हैं किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। 129 को देखेंगे। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो शिकायतें ही करते रहते हैं, जो अपनी घटनाओं से जूझने को नहीं रहते। देखिए 129 में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वाला उत्तर सही हो सकता है? तो 129 में आपका सेकंड नंबर बन जाएगा, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो अपनी घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। ठीक है। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन क्या है? हमें मजबूत करना। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि कभी भी समस्याएं इसलिए नहीं आती कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, खत्म हो जाओ, विलुप्त हो जाओ, ऐसा नहीं होता। कठिनाइयां हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमारे पुरुषार्थ को विकसित करने के लिए आती हैं। ठीक है, यही बात लेखक बताना चाह रहे थे। 131 में आएंगे। लेखक के अनुसार यह असंभव है। क्या असंभव है? क्या भाई? तो बताओगे? बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं, ये संभव नहीं है। अगर आप कोई टास्क लेते हो, सिंपल है यार। देखो एक छोटा एग्जांपल दे, मतलब एक व्यक्ति के घर में वैवाहिक कार्यक्रम जब होता है तो दोनों ही परिवार मिले जुले होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे होते हैं, बहुत किसी न किसी आचार्य से पूछ कर तिथि, दिन, मुहूर्त, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद इतनी रिश्तेदार हमारे होते हैं, इतने सपोर्टिव होते हैं, सारे मिल करके हमारी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में भी हमें संघर्ष करना होता है। ठीक है, ये बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो बिना अड़चन के कोई कार्य संभव नहीं है। अड़चन तो आएगी, अब निर्भर करता है उस अड़चन को आप किस तरह से देखते हो, ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है। 132 में आएंगे। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से क्या होगा? बताओ भाई, भीतरी भाव से एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। भाई एक बात कही गई थी ना कि एक व्यक्ति जो होता है वो तख्त पर सोने से आरामदायक महसूस करता है और एक को वो कष्टदायी महसूस होता है। लेकिन जिसे कष्टदायी महसूस हो रहा है वो उसकी आरंभिक स्थिति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों के शरीर की बनावट, संरचना, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहीं भिन्न है। दोनों एक ही जैसे हैं। बस क्या है कि कोई उसे संघर्ष के रूप में देख रहा है और महसूस कर रहा है कि नहीं ये तो इनिशियल लेवल पे होना ही था, इसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार था। और कोई ऐसा है जो इस चीज़ को मानता ही नहीं था कि तख्त पर सोने से कहीं कष्ट भी हो सकता है ना। सो ये 132 का थर्ड ऑप्शन बन चुका है।
133 में लिखेंगे निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक। यार सिंपल है, निष्क्रिय का सक्रिय बनेगा, छोड़िए। 134 में आएंगे अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। अच्छा, ये बात आपने कहीं पढ़ी? ये पढ़ी, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। जानना चाहोगे? यहाँ देखिए, ये देखिएगा, दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों के मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। मिल गया ना बच्चे? एक चीज का ध्यान रखना, देखो अगर आपने पैसे से इधर उधर की बात करी तो उत्तर आपका 100% गलत हो जाएगा। आप अपनी सोच के आधार पर प्रश्न का उत्तर मत बनाइएगा, ठीक है। 135 को देखेंगे, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, तो क्या होगा? सुखों के साथ दुख भी तो आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के जीवन में सुख हो उसके जीवन में कहीं दुख नहीं होता है ना। और अगर कोई दुखी है तो कल वो सुखी होगा, ये प्राकृतिक नियम है। और दुखी या दुख सुख में या सुख दुख में तब कन्वर्ट नहीं होता है जब आप उसके प्रति संघर्ष नहीं करेंगे, ठीक है। तो संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, सबको करना है। आइए 135 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 121 से 135 तक, यहाँ तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हुए 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के होंगे वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, जो शुरू होता है 136 नंबर से। आइए भैया, अब पैसेज भूल जाइएगा, पैसेज से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होगा, ये पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, क्लियर। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है? मतलब दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, मतलब एक ही भाव वाली कविता सुनाने के लिए बच्चों से क्यों कहा जा रहा है? इसलिए ताकि बच्चों के बोध स्तर का ज्ञान हो सके, पता चले कि बच्चों ने हिंदी विषय को लेकर के या कविता को लेकर के क्या सीखा है उन्होंने या क्या वो जानते हैं। 137 में आएंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के का सबसे समृद्ध संसाधन मानती। तो देखिए, अस्मिता, व्यक्तित्व, व्यवसाय, भाषा, जी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ठीक है। आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपको स्वतः पता लग जाएगा कि क्या सही होगा। 138 में आएंगे, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सिंपल है, जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा वो आएगा, सो स्मिथ होगा। अच्छा, एक चीज और भी है, पहला वाला ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे। एक तो ये है कि देखो सी सब में कॉमन बनना है, ये बड़ी ई लिखा हुआ तो ये तो वैसे भी लास्ट में आ जाएगा, और रही बात इसमें आदि माँ बना हुआ है इस वजह से भी आ जाएगा। 139 में आएंगे, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया है उन्होंने, ठीक है। चलिए, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताओगे? कक्षा 6 में बच्चों को अगर कविता पढ़ाई जा रही है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो भिन्न भिन्न भावभूमि, है ना। भिन्न भिन्न भावभूमि का मतलब होता है कि अलग अलग भावों को ध्यान में रखते हुए कविता को एक्सप्लेन किए जाने की जरूरत है, ठीक है। आइए 140 में देखेंगे, भाषा स्वयं में एक क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है, बहुत बार पढ़े हैं। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संवाद, डायलॉग्स को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। नाटक है ये एकांकी, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे नहीं लगता, वैसे देखा ही होगा, अगर आपने कभी नौटंकी देखी हो, जो अपने उत्तर प्रदेश का सबसे मुख्य नृत्य माना जाता है ना, तो नौटंकी में कहीं ना कहीं नाटक का मंचन भी हुआ करता था। तो नाटक मंचन में पर्टिकुलर कोई स्टोरी होती थी, उसमें कुछ किरदार होते थे। अब उस किरदारों में कई बार हमें कोई किरदार बहुत भा जाता था, उसका कारण सिर्फ ये होता था कि उसकी जो संवाद अदायगी थी वो बहुत बेहतर होती, जो हमारे मन तक पहुंचने में सक्सेस हो जाती है, इसलिए उसका किरदार हमें बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगने लगता है। तो समझ में तो आ गई होगी बात। 142 में देखेंगे, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? देखिए, कक्षा 8 का क्लास है और इसमें आपको चुनाव करना है कि कौन सी वाली साहित्य का चुनाव किया जाना चाहिए बच्चों के लिए। तो देखो, परी कथा, राजा रानी, पशु पक्षी, ये सब ना प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए बेहतर माने जाते हैं। यहाँ पे रहस्य और रोमांच की बात आएगी, मतलब एक तो मिस्ट्री होनी चाहिए, है ना,
और दूसरा रोमांच का मतलब है रोमांटिक होना चाहिए, ठीक है। और रहस्य का मतलब हो गया मिस्ट्री, सरप्राइज्ड हो, उसमें बहुत सारे तथ्य छुपा दिए गए हों जिससे कि बच्चों का दिमाग उन किरदारों को ढूंढने में बिजी रहे, और इससे क्या होगा कि उनकी जो अमूर्त चिंतन होगी उसका विकास हो सकेगा। 143 में आएंगे, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन के दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या होगा ये बताना। देखिए, अगर हिंदी भाषा का आकलन करना है तो सबसे कम प्रभावी जो होगा वो श्रुत लेख होगा। श्रुत लेख को इमला कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। क्या है ना, जो डिक्टेशन होती है इसमें बच्चों की सक्रियता बहुत कम होती है ना। जैसे प्रश्न निर्माण करना, खुद सोचेंगे, खुद करेंगे, खुद शब्द लेके आएंगे, फिर राइटिंग करेंगे। अवलोकन, पर्टिकुलर चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद जो आप सोचते हो, देखते हो, उसके बारे में कहना, बताना। बातचीत, आप समझते हो कि बातचीत करने के दौरान बच्चों की जो है तार्किक क्षमता, भाषा, प्रेजेंटेशन, अनुतान, नोटेशन, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपेक्षाकृत श्रुत लेख के, ठीक है। 144 में आएंगे, कह रहे हैं कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। कक्षा का प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब होता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें भाषा से संबंधित बहुत ज़्यादा चित्रकारी हो, या भाषा सीखने के लिए बहुत ऐसे अवसर या अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिल रही हूँ जिससे कि बुक के अलावा वो भाषा को ज़्यादा एंजॉय कर सकें, ठीक है। 145 में आएंगे, कह रहे हैं कि उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। तो यह प्रश्न किस तरीके से है, मतलब साफ है यार कि इसमें बाहर की दुनिया कक्षा को क्या किया जा रहा है, जोड़ने का काम किया जा रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। आइए भैया 146 को देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर, ध्यान रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर है, 6 to 8 की बात करी जा रही है। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रवृत्तियों से परिचित कराना, ठीक है। 147 में आएंगे, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना, सृजनशीलता को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। 148 में आएंगे, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला। नोटिस कीजिए, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा ना, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ के या अंश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिंपल है, अनुतान को। अनुतान समझते हो, इसको इंग्लिश में नोटेशन बुलाते हैं। और अनुतान का मतलब होता है कि कभी कभी आप जो शब्दों को बहुत जोर देकर बोलते हैं, आप अपने पिच को या नोट्स कभी आप हाई या लो कर देते हो, उसे नोटेशन कहा जाता है, इसको अनुतान कहते हैं, ठीक है। 149 में आएंगे, कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है। मतलब बच्चों को ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बैठा हुआ है जो बच्चों की सृजनशील शक्ति को, पावर को बढ़ाने का काम कर सकता है, ठीक है। तो वो आपका बनेगा 149 का 4, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों की बनाने की प्रक्रिया को बताना था। 150 में आएंगे, भाषा की सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या होता है। सिंपल है, परिवेश का फर्क आ जाएगा। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों में जो प्रमुख अंतर पैदा करेगा वो करेगा एनवायरनमेंट। उम्मीद है कि आपको 150 तक सारे प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बेटा थोड़ा सा प्रेशर होगा जिसे आप महसूस मत कीजिएगा। और प्रेशर रिलीज तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे कल फिर से एक बार एक नई क्लास के साथ, और अब एक नया शेड्यूल भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास को एंजॉय कीजिए, पढ़िए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कहीं भी आपको कोई समस्या है तो वापस मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, राधा रानी कृपा आप सभी पर बनी रहे और सीटेट की परीक्षा अच्छे से दें।